हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप सभी के ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। सो पूरा क्लास आप सभी को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है XML क्या दर्शाता है, यानी आपको बताना है XML का फुल फॉर्म। तो XML का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। XML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये XML का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे HTML का फुल फॉर्म पूछते हैं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे आप SSD के नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम के नाम से जानते हैं, और USB पेन ड्राइव कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, बताइएगा। आज की इस क्लास में थोड़े बड़े बड़े प्रश्नों को शामिल किया है क्योंकि आपने देखा होगा आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं। तो थोड़ा ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की गई है। बट अगर आप प्रश्नों को समझते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और आंसर फिर आप खोजते हैं तो निश्चित आप उसका जवाब ढूंढ पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे। देखिए कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो अगर आप देखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे SSD कहते हैं, ये भी आपकी एक एक्सटर्नल मेमोरी है है ना। इसी प्रकार से हार्ड डिस्क भी है, आपका USB पेन ड्राइव भी है। बट जो आपकी रैम है जैसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आती है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। IPv6 प्रोटोकॉल जो है वो IP पते को परिभाषित करता है। कौन सा, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट। अब यहाँ पर कौन सा सवाल, कौन सा आपका जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है IPv6 जो होता है ये 128 बिट होता है, 128 बिट का होता है इसकी लेंथ। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं IPv4 की तो IPv4 कितने का होता है, 32 बिट का होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और अगर कभी आपसे बाइट में पूछ लें, जैसे ये आपका 32 बिट का होता है, अगर बाइट में पूछे तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 4 बाइट का निकल आएगा। कितना, 4 बाइट का। और इसको भी 8 से भाग दे दो तो ये 16 बाइट का निकल आएगा। तो अगर आपसे पूछें कि भाई IPv6 कितने बाइट का होता है तो 16 बाइट का होता है। बिट का पूछें तो 128 बिट का होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका इस्तेमाल आप स्टार्ट मेनू को ओपन करने में करते हैं। किस बटन को आप प्रेस कर दें तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है उनका सही जवाब है कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन आप प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ में और क्या कर सकते हैं, और आप विंडो की को भी प्रेस कर सकते हैं। विंडो लोगो की जो आपके कीबोर्ड में होता है तो आप विंडो लोगो की जैसे ही दबाओगे फिर भी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। दूसरा, आपको कंट्रोल एस्केप भी दबा सकते हैं, इससे भी आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। तो दोनों शॉर्टकट की ही याद रखना है, कोई भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। त्रुटियों या बगों को खोजने और सुधारने में प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम प्रोग्राम कहलाता है। अ सिस्टम प्रोग्राम डिजाइंड टू एड द प्रोग्रामर इन फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स और बग्स इज नोन एज। उसे आप किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसे आप डिबगर कहते हैं। डिबगर, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, उसे डिबगर नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अ डैश। लिब्रे ऑफिस कैल्क है एक एमएस ऑफिस पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ग्राफिक्स पैकेज है या फाइनेंशियल प्लानिंग पैकेज है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क किस प्रकार का है ये आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे सही जवाब है बताइएगा। यहाँ पर आपका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आपको सभी को क्लास शेयर करना है, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिक से अधिक बच्चों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए और लाइक सभी बच्चों को करना है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आपको पता है लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या एमएस ऑफिस का एक्सेल हो, ये सब कैसे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हैं, सब स्प्रेडशीट में आते हैं। ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। असेंबली लैंग्वेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा है इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा है इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथा है इट इज अ लैंग्वेज फॉर असेंबलिंग कंप्यूटर्स। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट असेंबली लैंग्वेज के बारे में एकदम सही है। बताएं क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो याद रखना है, आपको पता है असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द अदर नेम फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बताना है। क्या इसे 3D प्रिंटिंग भी कहा जाता है, क्या इसे 2D प्रिंटिंग कहा जाता है, क्या इसे CPU असेंबली कहा जाता है, क्या इसे मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है 3D प्रिंटिंग, यानी 3D प्रिंटिंग का सिनोनिम आप बोल सकते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोल दो या 3D प्रिंटिंग बोल दो, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर की अनधिकृत प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ ये सॉफ्टवेयर। अगर आप अनधिकृत प्रतिलिपि बनाते हैं किसी सॉफ्टवेयर की, तो फिर उसके लिए क्या शब्द दिया गया है, प्रोग्राम थीवरी, स्नैचिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी या प्रोग्राम लूटिंग। यहाँ पे आप लोग करेक्ट जवाब भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, और सभी के जवाब सही होना चाहिए, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए, कोशिश ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने हमारे जो ओल्ड क्लास है, जो पुराने क्लास हैं, प्रॉपर तरीके से जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपने देखी हैं तो आप मैक्सिमम प्रश्नों के जवाब कर पाओगे। और जो साथी अभी अभी नए हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास को ज्वाइन किया है, तो आपको बताना चाहेंगे हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसे आपको देखना है। लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट आपको देखना है, जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क और आपका राइटर और इम्प्रेस सभी क्लास मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ में प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट भी देखना है, उसमें जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको वहाँ पे बताया गया है, तो आप उससे देख सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम में। यहाँ पर हो जाएगा, उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको बताना है वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक समय में एक निर्देश को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, एक समय में केवल एक स्टेटमेंट को ही मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ऐसे प्रोग्राम का क्या नाम है। तो कई बार हमने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया है, ऐसे प्रोग्राम को इंटरप्रेटर का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, यहां पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित सूचना तक पहुंचने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक को निर्धारित करता है। अब इसमें XML दिया है, DML दिया है, HTTP दिया है और HTML दिया है। कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। कई बार क्या होता है कि हमने प्रश्न तो पहले से पढ़ा होता है, बट जब हमारे सामने एग्जाम में प्रश्न आता है तो बहुत ही घुमा फिरा के पूछ दिया गया है, यानी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ऐसे में क्या करना है, आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, उसका मीनिंग निकाल लेना है कि भाई इसका मतलब क्या है, प्रश्न में कह क्या रहा है, और फिर आप आंसर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा संचार प्रोटोकॉल है, बात हो रही है संचार प्रोटोकॉल की।
और दूसरा जो वेब आधारित सूचना तक पहुंचने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाले मानक को निर्धारित करता है। तो सिंपल सी बात है, HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला सवाल है, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने, संपादित करने, स्वरूपित करने, संग्रहित करने, पुनर्प्राप्त करने और प्रिंट करने के लिए समग्र शब्द क्या है? और इन सभी कार्यों को करने के लिए एक शब्द बना दिया गया, एक समग्र शब्द बना दिया गया है, वो शब्द आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट डिजाइन है, वेब डिजाइन है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो जरा सोचो आप लोग क्या हो जाएगा। बहुत आसान है वैसे, है ना। देखो जो भी बड़े प्रश्न होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा मत समझा करो कि बहुत ज्यादा ये कठिन प्रश्न होंगे, बस उनको समझना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड कर दी जाती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, वो समझ ना पाए। ठीक है, तो आपको प्रश्न का मीनिंग निकाल लेना है और जब आप मीनिंग समझ जाएंगे कि आखिर इस कह क्या रहा है तो आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसे दस्तावेज, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने, ठीक है, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने। दूसरा, उन्हें संपादित करना, स्वरूपित करना, संग्रहित करना, पुनर्प्राप्त करना और प्रिंट करना। इन सब के लिए एक शब्द दिया गया है, वो शब्द है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, आप कोई रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई बायोडाटा बना सकते हैं, कुछ आप टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है, इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन नंबर डी, फाइबर ऑप्टिक। अगला सवाल, गूगल ड्राइव पर मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की अधिकतम सीमा क्या है? तो यहां पर बताओ, कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई गूगल ड्राइव पर आप मैक्सिमम, आपको गूगल ड्राइव पर कितना स्टोरेज दिया जाता है? नॉर्मल प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि गूगल ड्राइव पर कितना स्टोरेज मिलता है। यहां पर कैसे पूछ दिया कि गूगल ड्राइव पर मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की अधिकतम सीमा क्या है? तो बात तो वही है, सवाल तो वही पूछ रहा है, बट थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 15 GB। आपको पता है 15 GB स्टोरेज आपको मिलता है गूगल ड्राइव पर फ्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? अब कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिस्टम डिजाइंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए ये डिजाइन किया जाता है फायरवॉल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है उसे कहा जाता है। एक व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्रामर कहते हैं, क्या उसे सिक्योरिटी हैकर कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? ऐसे व्यक्ति को आप प्रोग्रामर बोलोगे, है ना। प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर, भाई जो प्रोग्राम लिखता है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, वो आपका प्रोग्रामर होगा, उसको प्रोग्रामर का नाम देंगे। तो अब इस चीज को कैसे भी पूछ लिया जाए, आंसर तो प्रोग्रामर ही निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उपकरण एक वोलेटाइल भंडारण है? क्या कह रहे हैं, कौन सा उपकरण, कौन सा डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज अ वोलेटाइल स्टोरेज? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि वोलेटाइल स्टोरेज है? अब देखो वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अस्थाई होगा, जिसमें डेटा अस्थाई होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है अस्थाई रूप से, परमानेंट सेव नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे रैम सबसे पहले आपको यही मिल गया, तो समझ गए आपकी रैम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कैसा है, वोलेटाइल है, अस्थाई है। बाकी देख लो जरा, हार्ड डिस्क देख लो, मैग्नेट टैप देख लो, फ्लॉपी डिस्क देख लो, सब कैसे हैं, स्थायी है, परमानेंट है। बट रैम आपका अस्थाई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम बताना है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या होता है? अनदर नेम फॉर लॉजिक चिप इज माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू?
कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? आप जरा सोचो, आप सभी जल्दी से जवाब करो, फिर हम आपको बताते हैं इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं, आप लोग एक बार लाइक कर देना, जिन बच्चों ने नहीं किया है, और शेयर कर देना, ठीक है? तो लाइक शेयर सभी को कर देना है। दूसरा, आपको पता है मॉर्निंग में भी क्लास होती है, रिवीजन क्लास, जिसे आपको ज्वाइन करना ही करना है, जिनका अप्रैल में एग्जाम है। बाकी मई जून वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल वालों को करना ही करना है हर हालत में। क्लास का समय होगा सुबह 7:45 AM, यानी कि सुबह 7:45 पर ये क्लास आपको मिलेगी। तो मॉर्निंग में भी क्लास होगी और इवनिंग में भी आपको 8:30 PM पर क्लास मिलती ही है, या आपको मिलती रहेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज। देखिए सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है, तो प्राइमरी स्टोरेज यहां पे हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, कंट्रोल यूनिट की और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, तो ये सभी सीपीयू के भाग हैं। अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन जो कंप्यूटर के बीच सूचना के संचार और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की अनुमति देता है। बताओ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन जो कंप्यूटर के बीच सूचना के संचार और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की अनुमति देता है, वह है क्या? वह नेटवर्क है, बैकअप सिस्टम, सर्वर या पेरिफेरल? अब आप सोचोगे और फिर जवाब करोगे। बताओ, सोचिए और जवाब करिए, क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो बच्चे लेट से आए हैं, आप दोबारा से इस क्लास को देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ठीक है? और आप सभी के ट्रिपल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर देखिएगा आंसर हो जाएगा नेटवर्क। वो आपका नेटवर्क होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन जो कंप्यूटर के बीच सूचना के संचार और इलेक्ट्रॉनिक का क्या करता है? हस्तांतरण करता है, हस्तांतरण की अनुमति देता है, उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के माध्यम से ही आपका जो डेटा है वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है, ठीक है? नेटवर्क के माध्यम से ही। अगला सवाल है, निम्न में कौन सबसे तेज डेटा संचरण गति का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? अब यहां पर बताना है कि भाई कौन सा ऐसा है जो सबसे तेज डेटा संचरण को रिप्रेजेंट करता है। बैंडविथ, BPS, GBPS और KBPS। अब आप सभी समझदार बच्चे हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सबसे फास्ट स्पीड कौन बता रहा है? GBPS बता रहा है, गीगा बिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पर बाइट मत कर देना, कई बार इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लें तो ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पर गीगा बाइट्स है, नहीं, गीगा बिट्स पर सेकेंड होता है, ठीक है? यहाँ क्या होगा? गीगा बिट्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सबसे फास्ट, इनमें से सबसे तेज स्पीड ही बता रहा है। बार कोड रीडर का उदाहरण है, बार कोड रीडर एग्जाम्पल है। अब देखो बार कोड रीडर है, ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो आप लोग बताएंगे भाई बार कोड रीडर जो बार कोड को रीड कर दे वो डिवाइस क्या होगी? तो आप बार कोड जब रीड करने जाओगे तो वो डिवाइस डेटा को इनपुट कराएगी, तो यहां पर हो जाएगा सी, इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड की सहायता से डैश प्राप्त होता है। कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड की सहायता से डैश यानी क्या क्या प्राप्त होता है? इंसर्ट, गाइड्स, इंफॉर्मेशन और इनपुट। अब आप जल्दी से बताओ, क्योंकि आप सभी समझदार बच्चे हैं, सभी समझदार बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी समझदार हैं, यहाँ पे जल्दी से जवाब करिएगा भाई क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा इनपुट। जिन बच्चों ने इनपुट बताया उनका सही आंसर है। कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड की सहायता से इनपुट प्राप्त होता है, क्या? इनपुट प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, ट्विटर किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? ट्विटर किस प्रकार की सर्विस का एग्जाम्पल है? ब्लॉगिंग है, प्रोग्रामिंग है, गेमिंग है या माइक्रो ब्लॉगिंग है? बताओ। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग है, ठीक है? माइक्रो ब्लॉगिंग ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चित्र के अवांछित भाग को हटाना कहलाता है। रिमूविंग अनवांटेड एरिया ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड।
चित्र के अवांछित भाग को हटाना क्या कहते हैं? भाई चित्र है, कोई इमेज है आपका, और उस इमेज में कोई ऐसा पार्ट है जो कि अनवांटेड है, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिएगा। फिर उसे बोलेंगे क्या? तो क्रॉपिंग कहेंगे, क्रीपिंग कहेंगे, क्रॉसिंग कहेंगे या क्रॉलिंग कहेंगे। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसे क्रॉपिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्रॉपिंग, भाई क्रॉप कर देना किसी पिक्चर को, तो इसे क्रॉपिंग कहा जाएगा। तो क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है, बस क्लास यहीं तक रहेगी और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। बाकी सुबह मॉर्निंग की क्लास भी सभी को ज्वाइन करना है और दूसरा अपने मॉक टेस्ट आपको करते रहना है। देखिए बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हमारे जो एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप डेली क्यूज में अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर तो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप बारी बारी से कर सकते हैं। और सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना होता है, कुछ बताना होता है या कोई टेस्ट वगैरह लिंक हमें भेजना होता है जो आपसे करवाना होता है, तो वो लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है ना। तो टेलीग्राम सभी को ज्वाइन कर लेना है। बाकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल सुबह मॉर्निंग में 7:45 पर आपसे मुलाकात करेंगे। तो सुबह 7:45 पर सभी को क्लास में उपस्थित होना है। रेगुलर आपको क्लास करनी है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहले से क्लास नहीं किए हैं, तो आप पुरानी क्लास अवश्य देखें। जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है उनको आपको तैयार करना ही करना है और ये जो क्लास हमने करा दिए हैं इनको भी आपको देखना है। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट ऑल।